प्राइमेट 4 में आप सबका स्वागत है और प्राइमेट 4 में आज आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में दिखाएंगे 24 में सत्ता की लड़ाई, गौकशी पर कैसे आई, संदेश खाली पर एक्शन में सीबीआई, दीदी का क्यों हुआ पारा हाय, ये भी आपको बताएंगे। अमेठी से राहुल लड़ेंगे, क्या स्मृति ईरानी से भिड़ेंगे, ये आज हो जाएगा तय। पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे। भूमि में हाहाकार, कैसे लगी नैनीताल में आसमान छूती आग, पूरी खबर आगे विस्तार से। तो शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक। अमेठी से राहुल की उम्मीदवारी पर आज मुहर लग सकती है और कांग्रेस के सीईसी की बैठक में आज ये मुहर लग जाएगी। अमेठी रायबरेली सीट पर प्रत्याशी को लेकर चर्चा होगी। रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान संभव है। हालांकि कई जगहों पर रॉबर्ट वाड्रा के नाम के पोस्टर्स भी देखे गए। ऐसे में अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सूत्रों से खबर यह आ रही है कि राहुल और प्रियंका के नाम पर मुहर लग सकती है। तो अमेठी में कांग्रेस को आखिर डर क्यों लग रहा है, अब आपको ये भी बताते हैं। और इसके लिए हम आपको आपके सामने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के आंकड़े रखते हैं। 2014 में राहुल ने 47% के साथ जीत हासिल की थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने 2009 के मुकाबले 28% ज्यादा वोट हासिल किया, जबकि कांग्रेस का वोट 25% गिर गया था। 2019 में ये खाई और ज्यादा गहरी हो गई। स्मृति ईरानी ने 50% वोट हासिल करके कांग्रेस का अमेठी किला ही ढहा दिया। 2019 की बात करें तो स्मृति ईरानी को 16% ज्यादा वोट मिले और राहुल का वोट फीसदी 3% और घट गया। और यही डर इस बार भी कांग्रेस को खाए है कि 2024 में ये ग्राफ और न ज्यादा लुढ़कता चला जाए कांग्रेस के लिए। और ऐसे में अमेठी में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर जोरदार अटैक भी सामने आया है। वायनाड में चुनाव खत्म हो गया है, अब अमेठी आएंगे राहुल। अमेठी आने से पहले अयोध्या जाएंगे राहुल गांधी, ये भगवान को भी धोखा देते हैं। तो स्मृति ईरानी ने जोरदार पलटवार राहुल गांधी पर बोला है कि जब तक वो वायनाड से लड़ रहे थे तब तक ऐलान नहीं किया कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाएंगे। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो अगर आज सीईसी की बैठक में राहुल के नाम पर मुहर लग जाती है कि वो अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ेंगे, तो सवाल यही है कि वायनाड में चुनाव खत्म हो चुका है और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल और प्रियंका पहले अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और फिर अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका चुनावी ताल ठोकेंगे। योगी का राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना भी सामने आया है। अब योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा है, सुना है भाई बहन अयोध्या दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे राम तो हुए ही नहीं, और अब जब मंदिर बन गया तो कहते हैं राम सबके हैं। कांग्रेस वालों का दोहरा चरित्र, विश्वास ना करें उन पर। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये लोग धोखा देंगे, जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे।
वहीं हैदराबाद से खबर आ रही है, ओवैसी के प्रचार में विवादित नारे लगे हैं। प्रचार के दौरान बीफ की दुकान पर ओवैसी रुके थे। समर्थकों ने यहां पर नारे लगाए और कहा बड़े का खाएंगे, असद भाई को जिताएंगे। तो एक बार फिर से विवादित नारेबाजी की गई। चाय दुकान का नाम क्या है? अजीम बीफ शॉप। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ेगा खाएंगे। क्या बात नहीं बोला, माशाल्लाह बोला माशाल्लाह। चाय दुकान का नाम क्या है? अजीम बीफ शॉप। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ेगा खाएंगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का ओवैसी पर निशाना सामने आया। बीफ की दुकान पर लगे नारे को लेकर ओवैसी पर वार किया है। उन्होंने चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। माधवी लता ने कहा ओवैसी को सिर्फ मजहब और बीफ पर बात करनी है। लोगों को 5 साल में क्या करना चाहिए, वो ये बात तकरीबन 40 साल से बोलते नहीं आए। उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। ये भी बीफ का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि बीफ में गाय भी आती है और गाय काटना इस देश में मना है। ऐसा कहने से वो हिंदुओं के लिए सेंसिटिव बात बन सकती है। इधर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सीएम योगी का बड़ा वार। अल्पसंख्यकों को गौकशी की छूट देगी कांग्रेस। संभल की चुनावी सभा में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि गौ माता को कसाईयों के हाथ में हम नहीं जाने देंगे। कांग्रेस बेशर्मी और सनातन की आस्था से खिलवाड़ करती आई है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और योगी का प्रहार यहीं खत्म नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला। कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश बांटा और अब संपत्ति बांटने की साजिश कांग्रेस रच रही है। साथ और सबके विकास का, लेकिन आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश को बांटा। अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कांग्रेस के घोषणा पत्र की इस बार बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र है। प्रियंका ने कहा पिछले 10 सालों से सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत चर्चा है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र के बारे में। इस बार हमने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है। न्याय पत्र का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं और आपको अपने जीवन में महसूस हो रहा है कि पिछले 10 सालों से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। संदेश खाली के आरोपियों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। छापेमारी में विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। शाहजहां शेख के करीबी हफीजुल के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। आपको बता दें हफीजुल की भाभी के घर से कई सारे हथियार बरामद हुए। संदेश खाली में 12 घंटे तक सीबीआई की ये छापेमारी चली है। बड़ी खबर, शाहजहां शेख के करीबी हफीजुल के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है और संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ ये भी आपको बताएंगे। सीबीआई से जारी जानकारी के मुताबिक छापे में विदेशी पिस्टल बरामद हुए हैं 3,
इंडियन रिवॉल्वर बरामद हुआ है एक, वहीं पुलिस की कोल्ट रिवॉल्वर भी जो है वो बरामद हुई है। एक रिवॉल्वर मिली, देसी पिस्टल एक मिला है, कारतूस मिले हैं लगभग 348 के करीब बरामद हुए। तो ये तमाम हथियार गोला बारूद बरामद हुआ है संदेश खाली मामले में। और देखिए अब कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता सरकार की याचिका को लेकर भी अब कार्रवाई होनी है। संदेश खाली में सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी गई है ममता सरकार द्वारा। 29 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी। और अब आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। संदेश खाली में सीबीआई और एनएसजी का एक्शन लगातार जारी है। सीबीआई ने हथियारों की बरामदगी के लिए एनएसजी की टीम संदेश खाली बुलाई। सीबीआई की निशानदेही पर एनएसजी और उसके बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड ने तलाशी अभियान में तमाम जो बॉम्ब्स हैं, हथियार हैं, आर्म्स हैं, वो बरामद किया और इसी के साथ छिपाए गए हथियारों की खेप मिलना शुरू हुई। आज एनएसजी को आके संदेश खाली का शेख शाहजहां का गुंडा लोगों का घर से आरडीएक्स, मॉडर्न राइफल, मॉडर्न पिस्तौल, आर्म्स, एम्यूनिशन, इसको उद्धार करना पड़ा। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी को घेरा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार ममता बनर्जी खो चुकी हैं। टीएमसी ने अब जवाब दिया, कहा हमारी विरोधी पार्टी ने हथियार रखवाए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर से चोट लग गई है। चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को चोट लगने की खबर सामने आई। दरअसल हेलीकॉप्टर में चढ़ रही थी ममता बनर्जी और अचानक सीढ़ियां ऊपर चढ़ते ही उनका पैर फिसला। सीएम ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी और वो नीचे गिर पड़ी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की घटना है। हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे होंगे जो हेलीपैड पर मौजूद है, सीढ़ियों से बाकायदा वो ऊपर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही आखिरी सीढ़ी से हेलीकॉप्टर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, शायद कदम लड़खड़ाए उनके और ममता बनर्जी अंदर की तरफ ही गिर गई। राजनीति में एंट्री के सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने बड़ा बयान दिया है। कहा राजनीति में एंट्री के सवाल पर महाआर्यमन, मैं अपना काम कर रहा हूं। सिंधिया परिवार पीढ़ियों से जनसेवा करता आया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं महाआर्यमन और आजकल चुनाव प्रचार में साथ नजर आते हैं। आमतौर पे मुझे मजा भी आता है लोगों से ऐसे जुड़ना। स्पोर्ट्स फील्ड पे अभी मैं अपने ही काम पे लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को सहायता दे रहा हूँ। राजनीति में रुचि है आपकी? रुचि तो नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से ऐसी रुचि की बात नहीं है, पारिवारिक चीज है जो पीढ़ियों से हम जनसेवा करते आ रहे हैं। हमारे लिए एक माध्यम है राजनीति जिससे हम जनसेवा करते हैं। इधर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है दूसरे चरण के बाद बीजेपी तो डिप्रेशन में चली गई है। 400 फिल्म पहले चरण में तो फ्लॉप हो गई थी, दूसरे चरण में फिल्म चली नहीं। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं। सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में है। अब देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी हैं तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है। मोदी जी ने इतना झूठ बोला है कि अब देश की जनता जो है सह नहीं पा रही है। और मोदी जी ने वो फिर से वही बात, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, गरीबी, किसान, महंगाई, इन पे बात नहीं करेंगे। हमने पहले ही बोला था 400 फिल्म का फर्स्ट फेज में ही जो फिल्म था वो सुपर फ्लॉप हो गया। सेकंड फेज में तो पिक्चर में फिल्म चढ़ा ही नहीं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देवास में कैसे हुआ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने शिवराज सिंह का स्वागत किया। उनके समर्थकों ने तो उन्हें कंधों पर भी उठा लिया। और अब रुख दिल्ली का कर लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है। दिल्ली की जनता तानाशाही का जवाब देगी, कहना है गोपाल राय का। कहा कि दिल्ली की जनता तानाशाही का जवाब जरूर देगी। तो वहीं मनोज तिवारी ने जवाब दिया, कहा दिल्ली में केजरीवाल ने संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को असंवैधानिक रूप से सजा मिलनी चाहिए। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का जिस तेजी के साथ चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है।
लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है इस बार दिल्ली की जनता ये चुनाव लड़ रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा और आगे आपको दिखाएंगे देवभूमि में हाहाकार, नैनीताल में कैसे लगी आसमान छूती आग। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फटाफट अंदाज में देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला किया है। योगी ने कहा कि जब भी चुनाव हार रहे होते हैं तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने कहा कि जो लोग आज ईवीएम को नकार रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। अब तक 2 चरणों के चुनाव में रुझान एक बार फिर मोदी सरकार के हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कानपुर देहात में रोड शो किया। अखिलेश यादव के रोड शो में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिलेश बस की छत पर सवार होकर रोड शो करते हुए दिखे। एसपी अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में तानाशाह सरकार का अंत हो जाएगा। ईडी के आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ईडी के 4 गवाहों का संबंध बीजेपी से है। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि बीजेपी ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश किए हैं और उन्हीं के बयानों के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया। कथित शराब घोटाला केस में केजरीवाल फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर पर बड़ा आरोप लगाया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जहां तक विकास कार्यों की बात है तो जयराम ठाकुर ने मंडी के लिए कुछ नहीं किया, वो सारे प्रोजेक्ट सिराज में ले गए। मगर मंडी जिला की तुलना में सारा उन्होंने प्रोजेक्ट्स तो वो सिराज के अंदर ले गए। और अब बड़ी खबर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से। उत्तराखंड की नैनीताल में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। नैनीताल के जंगलों में लगी आग अब और ज्यादा विकराल हो गई है। भारतीय वायुसेना भी आग बुझाने में जुट गई है। मी-17 हेलीकॉप्टर के द्वारा पानी छिड़काव किया जा रहा है। अब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे आग काफी ज्यादा भीषण है। भीषण लपटें जंगल को खाक करने पर आमादा है। फायर फाइटर्स की टीम तो पहले से ही आग बुझाने में लगी हुई थी, लेकिन अब हालात देखते हुए इंडियन एयरफोर्स को भी इस अभियान में जोड़ लिया गया है और इंडियन एयरफोर्स की मी-17 हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन में लगाया गया है, जो पानी का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में आग आतंक मचा रहा है। नैनीताल के से लेकर रुद्रप्रयाग तक जंगल धू-धू कर जल उठे हैं और अब तक हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। यहाँ रामबन में कुदरत ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंस गई। जमीन धंसने से 50 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए और जगह जगह सड़कों में दरारें आ गई हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जमीन धंसने से कई गांव की बिजली गुल हो गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।